India becomes the fifth largest economy in the world. A Bloomberg report, India has outpaced the UK in the final 3 months of 2021. Biggest economy as well, and the calculation, in fact, viewers, is based on the US dollars. Yes, अब हम नंबर 5 पे आ गए हैं जीडीपी के मामले में, और हमने इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया है अपने आज़ादी के 75वें साल में। आज इंडिया की जीडीपी नए कीर्तिमान लिख रही है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सबसे तेज ग्रोथ कर रही है। India on track to outpace China's growth rate next financial year. Nirmala Sitharaman added that the country is literally the fastest growing भारत economy. की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ेगी। बट आई हैव अ प्रॉब्लम। कुछ लोगों के हाथ में ही सारा पैसा है। इंडिया के टॉप 10% लोग 77% वेल्थ कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब बचे हुए 90% लोगों के पास सिर्फ 23% वेल्थ है। ऐसा क्यों? तो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत अच्छा लग रहा है नंबर 5 पे आके, हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी का मतलब क्या होता है और इससे हमें क्या फायदा है और ये हमारी वेल्थ क्रिएशन में कैसे हेल्प करेगा? सो लेट मी आंसर। सबसे पहली बात, जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हम कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं। सिंपल। अब वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, सर्विस के फॉर्म में हो सकता है। हम नंबर 10 से देखते देखते 6 सालों में नंबर 5 पे आ चुके हैं। हम $3 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकोनॉमी बन चुके हैं। इसका मतलब हम अपना प्रोडक्शन लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। बट एक्चुअली में ये प्रोडक्शन बढ़ कहाँ रहा है? तो इसको ज़रा नंबर से समझते हैं। तो ये है सेक्टर वाइज जीडीपी ऑफ इंडिया। जैसे कि हमने बात की कि प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, बट कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो सर्विस सेक्टर में 53% है और एग्रीकल्चर में 20% है। इंडस्ट्री जो सेगमेंट है इसमें 25% है। तो सर्विस सबसे बड़ा है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ये उससे थोड़े थोड़े छोटे हैं। तो इसमें और थोड़ा डीप जाते हैं। तो अगर आप सर्विस सेक्टर में देखोगे तो आपको दिखेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, इसमें हम बढ़ रहे हैं लगातार। हम फाइनेंशियल, रियल स्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज इसमें बढ़ रहे हैं। अब प्रोफेशनल सर्विसेज या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखोगे तो जैसे बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एनबीएफसी हो गया, लोन हो गया, ये सब लगातार इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। एंड देन इसी में अगर आप देखोगे ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये लगातार बढ़ते जा रहा है इंडिया में। ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा लोग चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, होटल्स में रह रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सारे कंजम्पशन हमारे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर आप एग्रीकल्चर में देखोगे तो फिशिंग है, ये सब बढ़ते जा रहा है। इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ों में इंडिया ग्रो कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है। और यही सारी चीज़ें यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में भी प्रेजेंटेड हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट। बट ये सब एक्चुअली होटल प्रोवाइड कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कौन कर रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कौन कर रहा है? बिजनेसेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है, इसका मतलब बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं। और उसमें कौन से सेक्टर के बिजनेसेस सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं? सर्विस सेक्टर के, क्योंकि हमने देखा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। अब इसकी ज़रा हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर्विस सेक्टर 1950 में इंडिया का 30% हुआ करता था और 50% तक लगभग एग्रीकल्चर हुआ करता था। और देखते देखते इन सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन, खास करके सर्विस सेक्टर का, आप देखो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। आज एग्रीकल्चर लगभग 20% के आसपास है और सर्विस लगातार बढ़ रहा है क्योंकि हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो आप जब जीडीपी में हमारी ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हो तो एक्चुअली यू आर सेलिब्रेटिंग बिजनेस ग्रोथ। दिस इज रियलिटी। अब पॉइंट ये है कि अगर हमें ये चीज़ पता लग गई है कि यार जीडीपी ग्रोथ मतलब बिजनेस ग्रोथ, तो क्यों ना हम अच्छे बिजनेसेस में पार्टनर बन जाएं, या तो बिजनेस बनाएं, और अगर बना नहीं सकते कम से कम अच्छे बिजनेस पढ़ के उसमें पार्टनर बन सकते हैं, ताकि जब इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने 2030 तक, हम नंबर 3 पे आए, तो सिर्फ इंडिया ना ग्रो करे, आप भी उसके साथ ग्रो करें। बहुत सारे लोग हैं ये जीडीपी का नंबर सेलिब्रेट करते हैं, बट दे डोंट नो कि एक्चुअली जीडीपी का मतलब बिजनेस का ग्रोथ है। और इसको जरा मैं आपको नंबर्स के फॉर्मेट में दिखाता हूं। ये देखिए, एचडीएफसी बैंक
ये कंपनी को ज़रा देखते हैं, इसका बिजनेस, अब ज़रा इसका सेल्स का डेटा देखते हैं। ये देखो कितना ब्यूटीफुली 2006 से आज तक ये बिजनेस बड़ा ही बनते जा रहा है, बड़ा ही बनते जा रहा है। इवन अगर हम एक और बिजनेस ले लें जैसे कि TCS, हम सबका फेवरेट टाटा ग्रुप की कंपनी, और इसका ज़रा बिजनेस हम देखते हैं। ये देखिए, ये है बिजनेस TCS का, लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है। और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज कौन कौन सी हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं। टॉप इंडिया की कंपनीज कौन कौन सी? रिलायंस नंबर 1, देन टाटा ग्रुप है, देन HDFC है, इन्फोसिस है, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर है, देन HDFC, देन ये HDFC बैंक है और ये HDFC NBFC है, बजाज फिनसर्व है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोटक बैंक है। इनमें से जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप इन्वेस्ट करके आराम से बैठ सकते हो। ये सब पावरफुल कंपनीज हैं जो कि लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाते जा रही हैं। तो आप जब GDP को सेलिब्रेट करो तो आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि अगर मैं बिजनेस में पार्टिसिपेट करूंगा, चाहे मैं इन्वेस्ट ही करूं, तो जैसे जैसे इंडिया ग्रो करता रहेगा, GDP एक्सपांड होती रहेगी, वैसे वैसे मेरी वेल्थ बनती रहेगी। The difference between other countries in India is that the recovery was very rapid. The impact was short-lived, and this was because of basically two things. One, the Reserve Bank of India put in place. India's economy is primarily driven by domestic sources of growth, unlike its neighbors who rely heavily on exports. This benefited India during the crisis since it looked inward for sources of growth, which insulated the country from the wrath of the crisis. Frankly, I think everybody will agree that India has weathered remarkably well. क्या आपने कभी ऐसे सोचा था कि GDP का मतलब डायरेक्ट बिजनेस ही है? यार मुझे तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, खास करके पावरफुल कंपनीज में जो कि पिछले 25 सालों से 30 सालों से लगातार इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ा रही हैं। अब मैं कुछ और आपको एग्जांपल सिखाता हूँ। सी दिस इज वन आर्टिकल CNBC का, इंडिया 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज। इंडिया की टॉप 3 कंपनीज में कौन कौन सी आती हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि हमने वहाँ पे देखा, दूसरी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो भी आपने देखा, HDFC बैंक, और वो भी आपने देखा कि ये तीनों कंपनियां कैसे लार्जेस्ट, इसमें से मेनली 2 तो सर्विस बेस्ड कंपनी है, एक है HDFC बैंक जो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है, और एक है TCS जो कि IT की सर्विसेज दे रहा है। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप बिलियनियर के एंगल से समझना चाहते हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी कितनी तेज बिलियनियर्स प्रोड्यूस करती है। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा 1970 से 80 के 90 के दशक में जापान बहुत तेज ग्रो कर रहा था, बहुत तेज, और उसका नतीजा ये हुआ कि सबसे ज़्यादा बिलियनियर उस वक्त जापान से निकले। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये 1987 का डेटा है। आप देखो टॉप 10 में से कितने सारे जापान के लोग हैं, दिख रहा है 1987 तक जापान के कितने सारे बिलियनियर्स हैं यहाँ पे। ये विकिपीडिया पे है, आप जाके आराम से रेफर भी कर सकते हो। अब ज़रा इसको स्क्रॉल करते हैं, 1988 तक आते आते आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा यूनाइटेड स्टेट का एक बंदा एंट्री कर गया, और फिर 2 बंदे हो गए, फिर उसके बाद 2 से देखते 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 आप यहाँ पे देख रहे हो 4 बंदे यूनाइटेड स्टेट के हो गए। 1994 तक आते आते, 1998 तक आते आते, सी द नंबर्स, 6 to 7 यूनाइटेड स्टेट के हो गए, और जापान के सारे लोग गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्योंकि उसके बाद जापान स्टैग्नेंसी में चला गया और US अभी भी ग्रो कर रहा था। तो बिल्कुल उसी तरीके से इंडिया आज ग्रो कर रहा है, और इंडिया में भी और बहुत सारे बिलियनर्स प्रोड्यूस होंगे। कैसे? जरा इसको नंबर्स को मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ज़रा देखो, US का दबदबा इसमें टॉप 10 में इतना बड़ा बना रहा कि आप देखोगे तो 9-10 लोग 2002 तक आते थे, 9 से 10 लोग, बिल गेट्स हों, वॉरेन बफेट हों, ये जो भी लोग हैं सब US के यहाँ पे बनते चले गए। अब इसी चीज़ को ज़रा मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। अब ये देखो 2008 तक आते आते 3-4 इसमें से इंडियंस भी एंट्री कर गए, दिख रहा है आपको, इंडियंस। और अब 2008 के बाद से, पहले हम कभी थे भी नहीं, लेकिन 2008 के बाद से कम 1-1, 2-2 लोग इसमें आने लगे। और ये अभी भी अगर आप देखोगे 2020 तक का डेटा अगर हम यहाँ पे लेकर के आते हैं, लेटेस्ट डेटा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी भी इंडिया के रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी इसमें एंटर्ड हैं। एक्चुअली में जब आप सोचते हो इंडिया ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब GDP ग्रो कर रही है, इसका मतलब डिफरेंट सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब उन सेक्टर को सपोर्ट करने वाली कंपनियां ग्रो कर रही हैं, और वो कंपनियां ग्रो कर रही हैं, इसका मतलब कंपनियों के मालिक ग्रो कर रहे हैं। तो उन कंपनियों में जितने लोग पार्टनर हैं वो सब ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप इंडिया की स्टोरी में बिलीव करते हो, आपको लगता है इंडिया और भी आगे बढ़ेगा, हम नंबर 3 पे भी आएंगे, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनेंगे,
तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, वरना होगा ऐसा कि ये सब बिजनेसमैन ही सबसे ज़्यादा पैसे वाले बनेंगे और हम पुअर के पुअर रह जाएंगे। और इसी वजह से अगर आप देखोगे इंडिया की टॉप 1% लोग लगभग 45% वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं। मतलब इंडिया के 10 अगर बिलियनर्स को उठा लो तो बचे हुए 40-50% लोग जितने हैं ना, उनका जितना है सबका मिलाकर के इतना 1% है इनका। एंड लेट्स सी द डेटा नाउ। आप देखो ये टॉप 10% लोग 77% वेल्थ होल्ड करते हैं इंडिया में। टॉप 10% लोग 77% और बचे हुए 23% वेल्थ में 90% लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। ये सिर्फ एफडी के सहारे बैठे, ना इन्होंने कभी पोर्टफोलियो बनाया है, ना कभी इन्होंने इन्वेस्ट किया है और ना कभी सोचा है, क्योंकि एकदम डरे हुए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर आपको इंडियन इकोनॉमी में भरोसा है, आपको इंडिया पे भरोसा है, 101% यू शुड इन्वेस्ट। 101% यू शुड इन्वेस्ट। ठीक है? आई होप इस वीडियो से आपको जरूर समझ में आए कि जीडीपी का मतलब बिजनेस, और बिजनेसेस में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आपकी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो। अगर आप एचडीएफसी को देखोगे, टीसीएस को देखोगे, रिलायंस को देखोगे, वो 15, 16, 17, 18% से कंपाउंड कर रहे हैं। सच अ पावरफुल कंपनीज। सो आपको डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।